बेटा जो टेस्ट हुआ था AIATS-04 का, तो मैं लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो देखो इसमें जो पहला सवाल था, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ओवर द इंक्लाइंड प्लेन। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.8 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.8 दिया हुआ है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 दिया हुआ है। तो देखो म्यू की वैल्यू 0.8 दिया हुआ है और ये tan अल्फा है। अल्फा को मैं बोलूँगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये थीटा, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर हम वैल्यू देखें तो tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। 1/√3 का मतलब लगभग ये 0.6 के आसपास की वैल्यू आती है। तो ऑब्वियस है कि अल्फा की वैल्यू जो होगी वो थीटा से ज़्यादा आएगी, क्योंकि tan अल्फा की वैल्यू इससे ज़्यादा आ रही है वैल्यू। तो जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स से ज़्यादा होगा। और यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कितना होगा? mg sin 30। तो ड्राइविंग फोर्स हो गया mg sin 30 यानी mg/2। और जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर चूंकि ये बोला है और ये चूंकि ज़्यादा है तो ब्लॉक तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से ज़्यादा है, तो ब्लॉक तो मूव करेगा नहीं। और जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो उस केस में जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये दूसरा होगा। फिर लॉज ऑफ मोशन का तीसरा सवाल था। इसमें बोला कि आपको इस वाले मास का एक्सेलरेशन बताना है। तो देखो इसमें कांस्टेंट रिलेशन यूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे लंबी वाली रस्सी आप चूज करेंगे, ये वाली, और इसमें मान लो कि टेंशन T आया। तो अगर इसमें टेंशन T आया तो इसमें टेंशन कितना आया? 2T। तो कांस्टेंट रिलेशन लगाओगे तो मान लेते हैं कि ये वाला A1 से नीचे आ रहा है और ये वाला A2 से ऊपर जा रहा है। तो टेंशन और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करो तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2A1। तो मैं क्या करता हूँ कि A1 को A मान लेता हूँ, तो A2 कितना हो गया? 2A। अब तुम बना लो इसका जो इक्वेशन होता है अपना FBD बना के, जैसे ये 2M वाले का 2mg नीचे 2t ऊपर और इसका एक्सेलरेशन A है ऐसे, ठीक। और ये जो m मास की बॉडी यहाँ रखी हुई है इस पे, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 दिया हुआ है और मास इसका m है और इधर रस्सी जुड़ी है, तो ये टेंशन क्या है? T। इस तरफ क्या लगेगा? mg sin 30 और इसका एक्सेलरेशन कितना है? 2a। तो याद है ना वो तरीका इक्वेशन लिखते थे, जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका लिखते हैं, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ का फोर्स कितना आया? 2mg माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 2ma। तो ये देखो 2 कॉमन आके कट जाए ना, तो mg माइनस टी बराबर हो गया ma। और इसका जो इक्वेशन बनेगा इस वाले का, जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स यानी t माइनस mg sin 30 यानी mg/2 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दोनों आप सॉल्व करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर दोनों को जोड़ दिया तो ये कट गया, तो ये आ गया mg/2 बराबर 3ma। तो a की वैल्यू आ गई g/6। लेकिन इसमें ये एक्सेलरेशन इस वाले का निकला, 2m वाले का, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया एक्सेलरेशन किसका? m वाले का, तो वो 2a हो जाएगा। तो 2a मतलब डबल कर देंगे तो g/3 हो जाएगा। और साइन पॉजिटिव ही आया है, यानी जो हमने माना था वही डायरेक्शन रहेगा, अप द प्लेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? g/3 अप द प्लेन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि इसमें है ब्लॉक प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ रफ इंक्लाइंड प्लेन इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद सम इनिशियल स्पीड। इसको मान लो u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया, तो बोल रहा है कि रिटार्डेशन क्या होगा। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा इसका FBD ड्रॉ करेंगे। मान लो ये थीटा है, ये m मास की बॉडी है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो ऊपर की तरफ फेंकोगे तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा और एक फोर्स और होगा जो इसका अपोज करेगा, वो है mg sin थीटा।
तो नेट रिटार्डेशन फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, F प्लस एम जी साइन थीटा। ये नेट और इसको और F की वैल्यू कितना लिखते हो, म्यू इंटू एन, यानी म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, और इसमें तुम मास से डिवाइड कर दो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला वाला है। अगला जो क्वेश्चन है, देखो इसमें ये 4 kg का ब्लॉक दोनों तरफ है, तो तुम अगर इक्वेशन भी बनाओगे तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। कोई भी मास अगर मान लो कि इधर कुछ डिफरेंस होता तब तो ये ब्लॉक मूव करता, पूरा सिस्टम मूव करता, लेकिन इधर भी 4 kg का है, इधर भी 4 kg का है, तो ये मूव नहीं करेगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा। और एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये वाली रस्सी में मान लो टेंशन T1 है, इस वाली रस्सी में T2 और इस वाली रस्सी में T3। मैं मान लेता हूँ ये वाला सिस्टम, ये पूरा A से नीचे जा रहा है, तो पूरा का पूरा सिस्टम A से ही मूव करेगा। तो मैं इसका इक्वेशन बना रहा हूँ इस वाले का। तो अगर FBD बनाओगे तो नीचे क्या लगेगा, 4G। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे, जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स, यानी 40 माइनस T3 बराबर 4 इंटू, एक इक्वेशन ये आया। और अगर यहाँ पे इसका इक्वेशन देखेंगे तो देखो ये नीचे की तरफ कितना लगेगा, 40, इस तरफ T1, तो ये क्या आ गया, T1 माइनस 40 बराबर 4A। इसका बनाते हैं तो इस 3 kg वाले का अगर FBD बनाएंगे तो 3 kg वाले पे इधर देखो टेंशन T2 लगेगा और इधर क्या लगेगा, T1, और ये पूरा सिस्टम ऐसे हमने माना है कि मूव कर रहा है। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही तुम इसका भी बना लो, तो इस तरफ क्या लगेगा, इस पे T3, इस तरफ क्या लगेगा, T2। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी जाता है, तो इसका इक्वेशन बनेगा T3 माइनस T2 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये पूरा तुम जोड़ दो, पूरा इक्वेशन तो जोड़ोगे तो देखो T3 कैंसिल, T2 कैंसिल, सारा कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो नेट एक्सेलरेशन जो आया वो जीरो आ गया, यानी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और जब ये इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, दायां फोर्स बराबर बायां फोर्स। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 1 और 3 के बीच का जो टेंशन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, यानी T2 की वैल्यू। तो T2 तो T3 के बराबर होगा, और T3 हो जाएगा किसके बराबर, 40 न्यूटन के बराबर। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो इसका आंसर हो गया 40 न्यूटन। फिर ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया कि 2 ब्लॉक्स हैं, एक का मास 8 kg है, ये 8 kg का, और इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं 180 न्यूटन, और ये बीच में 3 kg का रॉड है, और उसके साथ ये 5 kg का एक ब्लॉक है, प्लेन स्मूथ है। और पूछ ये रहा है टेंशन इन द रॉड एट कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ 8 kg ब्लॉक। ये जो 8 kg का ब्लॉक है यहाँ पर कितना टेंशन होगा। तो पहला काम तो ये, चलो हम पूरा एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, ये पूरा हम सिस्टम मान ले रहे हैं और एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स बाई मास, एक्सटर्नल फोर्स बाई मास। तो फोर्स कितना है 180, और टोटल मास कितना है 8 × 11/16, ये आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। और तुम्हें यहाँ पर टेंशन बताना है तो मैं इस ब्लॉक को अलग कर लेता हूँ। तो इधर कितना लगा 180 न्यूटन, और यहाँ पे बताना है तो मैं इधर टेंशन मान लेता हूँ। और ये 8 kg का ब्लॉक है और एक्सेलरेशन कितना है 180/16। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी 16 है। तो ये 180 माइनस T, ये 2, और ये से कटा तो 90 आ गया। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 90 न्यूटन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये 4 kg, 2 kg, 1 kg के ब्लॉक्स हैं, और इस पे इतना फोर्स लगा है, इस तरफ 28 न्यूटन, इधर 7 न्यूटन। तो इसमें ये बोल रहा है कि टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग बिटवीन 4 and 2 kg। ये 4 और 2 kg के बीच का जो ये रस्सी जुड़ी हुई है, इसमें कितना टेंशन फोर्स आएगा। तो फिर से वही तरीका है, तुम क्या करो कि पहले इसका पूरा एक्सेलरेशन निकाल लो सिस्टम का।
तो एक्सेलरेशन ये अगर हम पूरा सिस्टम मानेंगे तो मास कितना हो गया 7 kg और नेट फोर्स कितना हो जाएगा 28 - 7 ये फोर्स और डिवाइडेड बाई मास, तो कितना आ गया 21/7 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया किसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब तुम्हें इसमें टेंशन बताना है तो चलो 4 kg का एफबीडी बना लेते हैं। तो 4 kg का एफबीडी बनाओगे तो इस तरफ फोर्स कितना लगा 7 न्यूटन, और मान लेते हैं कि इसमें टेंशन T है और एक्सेलरेशन तो भाई इधर रहेगा बड़े वाले फोर्स की तरफ कितना 3। तो फिर से वही तरीका, जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 19 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12 में ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इम्पल्स बताओ। देखो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम में चेंज कब होगा जब वेलोसिटी में चेंज हो। तो वेलोसिटी में चेंज कहाँ हो रहा है, ये इस वाले टाइम पे 2 सेकंड पे, फिर 4 सेकंड पे, 6 पे, इन सब पे हो रहा है। क्योंकि देखो जिस भी टाइम पे निकालना हो तो जस्ट उसके पहले और जस्ट उसके बाद का ग्राफ देखो। तो t बराबर 2 के जस्ट पहले का ग्राफ ये वाला पार्ट है, तो ये वेलोसिटी कितना देगा tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस 1 मीटर पर सेकंड प्लस पॉजिटिव देगा। और t बराबर 2 के जस्ट बाद देखोगे तो यहाँ से देखना पड़ेगा, तो वो -1 होगा। तो +1 और -1 यानी पहले डायरेक्शन पॉजिटिव था, बाद में क्या हो गया नेगेटिव हो गया, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। ठीक, तो अगर तुम्हें इम्पल्स बताना है तो चेंज इन मोमेंटम करो, तो किसी भी टाइम पे t बराबर 2 पे निकालो, 4 पे, 6 पे, हर जगह इम्पल्स मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स पूछ रहा है, चलो t बराबर 2 पे निकालते हैं। तो t बराबर 2 के जस्ट बिफोर मोमेंटम लिखते हैं p इनिशियल, तो मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 0.4 और वेलोसिटी कितनी है 1, तो 0.4 इंटू 1। और जस्ट आफ्टर अगर निकालोगे तो ये होगा 0.4 इंटू -1, और आप p फाइनल माइनस p इनिशियल से सॉल्व कर लेंगे तो आंसर ये 0.8 आएगा। इसका तीसरा ऑप्शन होगा। फिर आप ये क्वेश्चन नंबर 14 देखें। इसमें लिखा है कि देयर आर 3 फोर्सेस F1, F2 एंड F3 आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m। एक पार्टिकल पे m मास है जिसका, उस पर 3 फोर्सेस लगे हुए हैं F1, F2 और F3, और बोल रहा है कि F2, F3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी, यानी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। और बोल रहा है कि अगर फोर्स F1 को रिमूव कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी मतलब इक्विलिब्रियम में है, यानी जो वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस है वो इक्वल टू 0 होगा। अब अगर F1 को रिमूव कर दिया गया तो देखो, अगर F1 को रिमूव किया तो फोर्स केवल यही दोनों रह गया, तो एक्सेलरेशन लिख सकते हो तुम F2 प्लस F3, यही ना फोर्स बचा केवल, डिवाइडेड बाई मास। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा, तो यहां से अब F2 प्लस F3 की जो वैल्यू है वो क्या लिख सकते हैं हम -F1, तो यहां पर इसकी जगह पे तो -F1 भी लिख सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर अभी कुछ देर पहले इस तरह का सवाल एक था, अभी कुछ देर पहले ही किया था कि 2 और 3 kg के बीच का टेंशन निकालो। 2 और 3 kg के बीच में रस्सी जुड़ी हुई है, तो पहला काम करो एक्सेलरेशन निकाल लो। वही तरीका, टोटल ये पूरा सिस्टम मान लो, तो 100 अपॉन मास टोटल, तो 2 1 3 3 6 4 10, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद से तुम्हें फिर से वही काम करना है, एफबीडी बनानी है, उसको सॉल्व करना है तुम्हें। 2 और 3 के बीच का टेंशन बताना है। तो यहाँ पर जैसे ऐसा एक हिंट भी हम एक ट्रिक भी लगा लेते हैं इसमें कि जैसे मान लो यहाँ पे टेंशन बताना है तो इसके पीछे का ये पूरा तोड़ दो, अलग से ले लो। जैसे इस रस्सी में बताना था टेंशन, तो उसके पीछे का जितना मास है वो ले लो, तो कितना है 7 मास है, और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 10 यानी जो टेंशन आएगा वो कितना आ जाएगा 17 न्यूटन। तो ट्रिक्स कहीं कहीं आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप इसकी एफबीडी बना के सही से सॉल्व करिए। ट्रिक्स कहीं काम करेगा कहीं नहीं करेगा, लेकिन प्रोसीजर हमेशा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे, पार्टिकल ऑफ मास m ये इनिशियली रेस्ट पे है और ये 3 पार्ट्स ऑफ मास इन द रेशियो में डिवाइड हुआ। तो देखो 2 रेशियो जो दिया है, एक का दिया है 1/4, 1/4, 1/2, तो 2 का मास बराबर है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ, इसका मास m मान लूँ अगर,
अगर इसको मैं यम मानूं तो इसको भी यम लेना पड़ेगा और इसको क्या लेंगे 2m। ठीक, अच्छा यम इसको मान रखा तो ठीक है, मैं इसको स्मॉल एम ले लेता हूँ, ये मैं स्मॉल एम ले लेता हूँ। ठीक, कैपिटल एम नहीं लेंगे, ये कैपिटल एम ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और बोलता है कि जब एक्सप्लोजन हुआ या स्प्लिट हुआ तो इसमें से दो मास जो हैं, फर्स्ट टू मासेस यानी जो एम स्मॉल एम वाले मासेस हैं, ये परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो बना लेते हैं। और स्पीड दे रखा है v और 2v, तो एक ऐसे जा रहा है और एक जो एम मास है ये ऐसे जा रहा है। ठीक, और तीसरे वाले की स्पीड पूछ रहा है, यानी ये जो 2m जिसका मास है इसकी स्पीड पूछ रहा है, v1 मान लो। अब तुम इसमें लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि कहीं बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है। एक्सप्लोजन जो होता है या स्प्लिट होता है ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर हम COLM यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, पहला तुम लिखो इसमें P इनिशियल बराबर P फाइनल, तो P इनिशियल तो भाई 0 है, और ये वाला वेक्टर क्या लिखोगे mv i कैप, और शायद मैंने गलत लिखा है, इसकी स्पीड 2v है ना, 2v अलॉन्ग y एक्सिस और v वाला x में जा रहा है, और इसको क्या लिखोगे 2mv j कैप और प्लस 2mv1। अब यहाँ से देखो ये m तो निकल गया, तो क्या बचा उस तरफ, ये v1 निकालना है, तो क्या लिखोगे 2v1 इज इक्वल टू माइनस वी आई कैप माइनस 2v j कैप। और फिर तुम इसका मॉड निकाल लो, और मॉड निकाल के आंसर इसका चेक कर सकते हो। ठीक है, मॉड निकालने तो आता ही होगा, तो कर लेना उसको, √5v/2 आंसर आएगा, दिख रहा है साफ साफ। अगर इसका मॉड निकालोगे तो ये v√5 आएगा और इधर 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका ये। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन तीसरा वाला है ये। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 17, ये लिखा है कि पार्टिकल इज इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। ठीक है ना, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इसमें देख लो, अगर स्पीड कुछ भी चेंज होने नहीं करना है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो टू मेंटेन द सेम स्पीड, अगर वही स्पीड सेम मतलब वही वेलोसिटी अगर मेंटेन करनी है तो इसी के लिए, तो 17 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला। इसमें तो ये बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन, पुली वाले एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो आप एफबीडी बना लीजिए, जैसे ये सबसे लंबी वाली रस्सी चूज कर लो, इसमें टेंशन T आएगा, नीचे क्या लगेगा 10G, ऊपर टेंशन, नीचे 5G, ऊपर टेंशन, और वो जो बताया था 10 kg वाला मान लो A से आ रहा है, तो ये वाला A से ऊपर जाएगा, तो इक्वेशन बनाओ, वैसे सॉल्व कर सकते हो। और वैसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। तो देखो ये जो मोशन हो रहा है, ये वाला फोर्स कौन सा है, सपोर्टिव, और ये उसको नीचे आने से ये वाला फोर्स जो है ये रोकेगा 5G वाला, तो सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग फोर्स और डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, G/3। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल एफबीडी पर बेस्ड है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो फिर से वही काम, इसका इस तरफ फोर्स क्या लगेगा mg sin थीटा, इस तरफ क्या लगेगा टेंशन, अच्छा ये नीचे ले रहा है, चलो कोई बात नहीं, टेंशन दिखा दो, और इसमें टेंशन ये पूरी रस्सी एक ही है तो टेंशन T ले लो, ये एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स, mg sin थीटा माइनस T बराबर ma, और ये वाला क्या होगा, जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स, अपोजिट फोर्स कोई है नहीं, T बराबर ma, और इसमें एक्सेलरेशन ही पूछा गया है तो दोनों को जोड़ दो, तो ये तो कट जाएगा, तो mg sin थीटा बराबर 2ma, तो m कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, G/2 sin थीटा, तो इसका जो ऑप्शन है वो दूसरा वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 ये फ्रिक्शन का सवाल है, इसमें बोला गया कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और ये यहाँ पे रेस्ट पे है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है कि दिया हुआ है 0.2 है, वेट ऑफ द ब्लॉक पूछ रहा है। देखो वेट ऑफ द ब्लॉक मतलब ये mg नीचे लगेगा और इसकी टेंडेंसी नीचे आने की होगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ऐसे दबा रहे हो तो n, ये वॉल इस ब्लॉक पे n फोर्स लगाएगा, और f की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू m।
तो जब ये रुका हुआ है यहाँ पे रेस्ट पे है, तो इस केस में क्या होता है कि भाई फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाती है। ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स की और ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर क्या है, mg, वही पूछ रहा है, तो ये F के बराबर हो जाएगा। और F की वैल्यू कितना दिया है, म्यू इंटू एन, और म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.2, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला फोर्स इसके बराबर 10 न्यूटन के बराबर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कैलकुलेट द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग मतलब इस वाली स्ट्रिंग में, एकदम इजी है। देखो इसमें टेंशन मैं मान लेता हूँ T1, इस वाले में टेंशन T2, और इस वाली रस्सी में जो टेंशन होगा वो तो वेट के बराबर होगा। तो मैं इस वाले पॉइंट का FBD बना रहा हूँ, इस वाले पॉइंट का। तो देखो इधर गया T2, इधर आ गया T1, और नीचे लगेगा mg, और ये जो है ना एंगल थीटा है। तो T2 का देखो दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो इसका कंपोनेंट लोगे तो ये होगा T2 cos थीटा, और ये वाला क्या होगा T2 sin थीटा। और अपने को निकालना है वैल्यू T1 की। तो यहाँ से देखो ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो दायां फोर्स बराबर बायां फोर्स, तो एक तुम लिख सकते हो T1 बराबर T2 sin थीटा, और T2 यहाँ से ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा, तो T2 की जगह हो जाएगी T2 cos थीटा बराबर mg, तो T2 की जगह लिख सकते हैं क्या, mg बाई cos थीटा, और यहाँ पे sin थीटा है, तो ये वैल्यू आ गई, mg क्या आ गया आंसर, tan थीटा। तो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है उसमें ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 22। देखो यहाँ पर रस्सी का मास जो दिया हुआ है m, लेंथ l दी हुई है, और यहाँ नीचे एक स्मॉल m का मास लटका रखा है, और यहाँ से x दूरी पर पूछ रहा है। देखो यार तुमने पढ़ा हो कि अगर कोई रस्सी जिसका मास कंसिडरेबल हो, मतलब मास इतना हो कि अपने खुद के वेट की वजह से उसमें टेंशन आ जाए, तो मान लो रस्सी का मास m है और लेंथ l है, तो एक लीनियर मास डेंसिटी हम लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ का मास कितना है लैम्डा। और यहाँ से अगर x दूरी पे तुम्हें टेंशन बताना हो तो इसका फार्मूला होता है लैम्डा xg। भाई सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट पे टेंशन बताना है उसके नीचे का टोटल मास लेके g से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है तो x लेंथ का मास कितना होगा, लैम्डा x, तो g से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टेंशन आ गया। ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। ऐसे मैंने बोला कि P पे तुम्हें टेंशन बताना है, तो मैंने ये बताया था कि P के नीचे का जितना मास है टोटल ले लो और G से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। चलो उसको सॉल्व करते हैं यार। लेकिन मैंने यहाँ पर x लिया था, यहाँ पर x यहाँ से ले रहा है, तो भाई ये वाली दूरी कितनी हो गई, L माइनस एक्स। तो टेंशन लिखना है, तो देखो इसके नीचे का टोटल मास ये तो है ही, तो भैया mg तो रहेगा ही, और प्लस लैम्डा x की जगह पर, x मैंने ये लिया था लेकिन अभी x की जगह पर क्या आया, L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स, और उसको g से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और t की और लैम्डा की जगह पर क्या रख दो, m बाई एल। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर ये सेक्शन बी में जो दूसरा वाला क्वेश्चन था इसको सॉल्व करते हैं। ये दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, इसका मास 2m दिया है, इस वाले का मास m दिया हुआ है, और फिर पूरे सिस्टम को मासलेस स्प्रिंग से सस्पेंड किया गया, और बोल रहा है कि ए और बी का एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट बताना है, जब स्ट्रिंग को जस्ट कट किया गया तब बताना है, ठीक है ना। और किसका, ए और बी का पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कट द स्प्रिंग। देखो तो पहले चलो इक्विलिब्रियम में लेके पहले इसका पूरा फोर्स वगैरह पहले एनालाइज कर लें। तो भैया ए का तुम एफबीडी बना लो, ए का एफबीडी बनाओगे तो नीचे कितना आएगा 2mg, और इसमें ये स्प्रिंग फोर्स ऊपर जाएगा, और इसमें रस्सी जुड़ी है तो रस्सी ऐसे अवे फ्रॉम द बॉडी, ये बन गया। ए बी वाले का बनाओ, तो बी वाले का जब एफबीडी बनाएंगे तो उसका मास m है, ए वाले का 2m है और बी वाले का m है, तो बी वाले का नीचे mg लगा और इधर टेंशन लगा, यानी बेटा ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो T बराबर क्या हो गया mg। और अब यहाँ से F स्प्रिंग फोर्स निकालो, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो F बराबर T प्लस 2mg, तो कितना आया, T की वैल्यू mg रख के 3mg, इतना हो गया। तो जो स्प्रिंग में फोर्स आया वो आया 3mg, और रस्सी का टेंशन फोर्स समझ में आ गया तुम्हें mg होगा। अब जब कट करोगे तो B वाला तो फ्री फॉल करेगा, B वाला जो होगा ये तो फ्री फॉल करेगा भाई G से, और A वाला जस्ट ऊपर जाएगा। लेकिन जब A वाला ऊपर जाएगा ये,
ए वाला जो है जिसका मास 2m है ऊपर जाएगा तो केवल यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स और नीचे क्या लगेगा इसका वेट, टेंशन तो खत्म हो गया। और एक्सेलरेशन इसका निकाल लो, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ की वैल्यू 3mg थी तो 3mg ये रख दो यहाँ पे, 3mg माइनस 2mg कितना हो गया mg बराबर 2ma, तो a की वैल्यू कितनी आ गई g/2। ओके, तो पहले a का पूछा है तो a का एक्सेलरेशन कितना होगा g, a का एक्सेलरेशन g और b का एक्सेलरेशन g/2। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। a का g/2 और b का g है तो ये दूसरा वाला। ठीक, फिर इसके बाद से जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f सच दैट ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट इज जस्ट अबाउट टू मूव। देखो जस्ट अबाउट टू मूव का मतलब ये हुआ कि जस्ट लिमिटिंग केस पे है, और उस केस में जो अप्लाइड फोर्स होगा जो उसको मूव ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शन के बराबर होगा। ये केस है आपका ये पुशिंग का। तो चलो FBD बनाते हैं। तो FBD बनाएंगे तो ये ब्लॉक ऐसे दिया हुआ है, √3 kg है और ये फोर्स लगाया गया है ऐसे F, ये एंगल 60 है तो ये भी क्या होगा 60। तो इस तरफ का फोर्स क्या लगेगा F cos 60 और इस तरफ का क्या लगेगा F sin 60। ठीक, ये दोनों फोर्स लग गए, F cos 60 F sin 60। नीचे लगेगा mg मतलब √3g, ऊपर क्या लगेगा ये पूरा n आएगा, टेंडेंसी आगे जाने की होगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। अब इसको क्या करते हैं कि ड्राइविंग कौन सा फोर्स ड्राइव कराएगा F cos 60 वाला, तो F cos 60 बराबर हम क्या लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन, cos 60 का मतलब F/2, म्यू की वैल्यू कितना दिया भाई 1/2 √3, और n की वैल्यू देखो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी F sin 60 प्लस √3g। अब बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई पहले तो ये 2 से 2 काट दो, तो F बराबर हो गया ये √3 अंदर ले जाएंगे, sin 60 को √3/2 लिखेंगे, तो √3 से √3 कटेगा तो उधर भी क्या बचेगा F/2, और ये √3 यहाँ कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करो, F माइनस F/2 बराबर 10, तो F बराबर 20 न्यूटन। इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, और ये देखो एंगल से टकराया फिर उसी एंगल पे वापस चला गया सेम स्पीड से, चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो तुम क्या करो यहाँ ऐसे बना लेते हैं थोड़ा और बड़ा करके इसको, ये बॉडी भी से जाके टकराई थीटा एंगल पे, तो इसका कंपोनेंट ले लो इधर एक इधर, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो ये वाला क्या लिखोगे mv cos थीटा i कैप, और ये क्या लिखेंगे mv sin थीटा j कैप, और फिर ये इधर ऐसे टकरा के भी से वापस जा रहा है थीटा एंगल पे, तो इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। इधर वाला क्या होगा mv cos थीटा माइनस i कैप, और इधर का कंपोनेंट क्या होगा mv sin थीटा j कैप। अब तुम इसमें चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो देखो वर्टिकल वाला तो 0 हो जाएगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो mv cos थीटा माइनस आई में से ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा -2mv cos थीटा माइनस आई कैप, यानी इसका जो ऑप्शन है वो पहला वाला। ये जो क्वेश्चन है 2 बार रिपीट हो गया था इसमें, ये क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं है, इसमें आपको क्वेश्चन दूसरा मिला होगा। इसमें क्वेश्चन ये मैंने चेंज करवाया था, वो 2 क्वेश्चन एक ही बार रिपीट हो गया था। ये 10 kg का ब्लॉक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये वाला सवाल है जो मैं करवा रहा हूँ, ये 10 kg था और ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है 0.4 और यहाँ पर 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और बोल रहा है कि ब्लॉक जो है ये रेस्ट पे है, तो पूछ रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस। ठीक है, तो पहले तुम मैक्सिमम F मैक्स निकाल लो कितना लग रहा है, तो F मैक्स कितना होगा भाई म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.4 और n बराबर क्या होगा mg,
यानी बराबर mg, यानी 10 इंटू 10 यानी 100, यानी ये फोर्स कितना लगा 40 न्यूटन का। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है LFF लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ये कितना लगा 40, और ड्राइविंग फोर्स कितना है 25। तो ब्लॉक तो मूव करेगा नहीं, और जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो लगने वाले फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक, और उसकी वैल्यू किसके बराबर ड्राइविंग फोर्स के बराबर, यानी कितना हो गया 25 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन ये था जो बताया गया था, इसका ऑप्शन जो था ये दूसरा सही था। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। देखो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड, और EFT फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी मतलब t बराबर 4 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी बतानी रहेगी। ठीक, ये फोर्स ऐसे टाइम के साथ वैरी कर रहा है। तो फोर्स टाइम का ग्राफ क्या देता है, लीनियर मोमेंट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो पहले वो निकाल लो। तो फोर्स टाइम का ग्राफ का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कितना हो गया ये 12, और ये आप लिखेंगे P फाइनल माइनस P इनिशियल। सॉल्व करना है। तो मास दिया है 2 kg और इनिशियल वेलोसिटी 6, यानी P इनिशियल कितना हो गया, वो भी 12। आपको बतानी है फाइनल वेलोसिटी, तो उसके लिए फाइनल मोमेंटम की ज़रूरत है। तो ये कितना आ गया 24, और मास 2 kg है, तो मास इंटू वेलोसिटी बराबर 24 को 2 से डिवाइड करो मास से, तो आंसर कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। इसका ऑप्शन तीसरा होगा। हेलो, गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए AIATS 04 का। अभी हम लोग को डील क्या करना है, थर्मल पोर्शन वाले क्वेश्चन को डिस्कशन करना है। किसको डिस्कस करना है, थर्मल पोर्शन वाले क्वेश्चन को डिस्कस करना, और ग्रेविटेशन भी डिस्कस करना है। ठीक है, बाकी का सर आपको डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट रीडिंग इज डबल दैट ऑफ सेल्सियस रीडिंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा रिलेशन, C/5 F-32/9 K-273/5 K-273/5। तो आसान सा क्वेश्चन है कि सेल्सियस, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एट किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट रीडिंग जो है, फ़ारेनहाइट की रीडिंग जो है वो डबल हो जाए सेल्सियस की रीडिंग। जो फ़ारेनहाइट की रीडिंग है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए सेल्सियस की रीडिंग। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते भाई। C/5 2C-32/9, तो कितना आ गया 9C = 10C-160। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 160। C 160 है तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 320। तो कौन सा आंसर अपना हो गया 320। आगे चला जाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन और बोलता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब इक्वल हो जाते हैं, -40 पे। ठीक है, आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक, द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन क्या होता है, बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी दी है 2 × 10⁻⁵ तो अल्फा पूछ रहा है, तो हमको पता अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या होता है 1:2:3 1:2:3। तो ये 2 है तो इसका 1 कितना होगा 10⁻⁵। अगर यही हमसे पूछता है कि गामा क्या होगा 3 × 10⁻⁵। ठीक, तो कौन सा आंसर जाएगा अपना 10⁻⁵। ठीक है, बस यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करना है, पहले क्लियर कर दे, क्लास में सब हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है, आगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इतना, तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी क्या होगा। तो फ्रैक्शनल चेंज डेंसिटी का क्या होता है, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू व्हाट, गामा डेल्टा टी। गामा की वैल्यू कितना है 4.9 × 10⁻⁴, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 30। तो अगर इसको कर ले 49 × 3 × 10⁻⁴, तो कितना आ गया 147 × 10⁻⁴। 147 × 10⁻⁴ कौन सा आंसर है 10⁻⁴, तो कुछ नहीं यार। अच्छा, तो 1.47 × 10⁻², ये एक्यूरेट जाएगा। क्या पूछ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज 7 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वेसल, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट टू अपैरेंट। ठीक है, गामा एब्सोल्यूट पूछ रहा है अपॉन गामा अपैरेंट पूछ रहा है, गामा एब्सोल्यूट अपॉन गामा अपैरेंट। तो गामा एब्सोल्यूट तो आपको दिया 7 टाइम्स, गामा एब्सोल्यूट कितना दिया 7 टाइम्स ऑफ गामा। आपको पता है गामा एब्सोल्यूट का रिलेशन क्या होता है, गामा एब्सोल्यूट इज इक्वल टू गामा रियल प्लस गामा अपैरेंट, यही होता ना, क्लास में डिस्कस किए आपको। गामा एब्सोल्यूट इज इक्वल टू गामा रियल प्लस गामा अपैरेंट। तो गामा एब्सोल्यूट 7 गामा है, गामा रियल तो गामा होता ही है, और गामा अपैरेंट पूछ रहा है, तो गामा अपैरेंट कितना हो जाएगा भाई 7 में से 1 गया 6 गामा। ठीक है, तो गामा अपैरेंट की वैल्यू आ गई 6 गामा, तो 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, व्हेन द स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ आयरन, आयरन का अल्फा 1 है, आयरन का क्या है अल्फा 1, और कॉपर का कितना है, कॉपर का है अल्फा 2। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो बहुत क्लियर कट बताएं, बाई मेटेलिक। देखिए बाई मेटेलिक स्ट्रिप पे क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन भी होता है, बहुत दिन से पिछले साल थर्मल एक्सपेंशन क्वेश्चन भी नहीं आया था, तो आने की संभावना है।
बाई मेटेलिक स्ट्रिप पे बता चुके हैं कि जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसकी तरफ बेंड करेगा और जिसका अल्फा ज्यादा होगा उधर कॉन्वेक्स शेप फॉर्म करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर कॉन्वेक्स बनाएगा, डायग्राम वगैरह नहीं बना रहे हैं, सब क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, कॉनकेव बनेगा। तो देख लो ऑप्शन कौन सा भाई, जिसका अल्फा ज्यादा किसका, अल्फा 2। तो अल्फा 2 में, सॉरी हम उल्टा बोल लिख दिए, अल्फा 2 ज्यादा है, तो अल्फा 2 ज्यादा है, तो जिसका अल्फा ज्यादा इधर क्या बनेगा, कॉन्वेक्स, इधर क्या बनेगा, कॉन्वेक्स, और इधर क्या बनेगा, कॉनकेव, इधर क्या बनेगा, कॉनकेव। मुझे लगा अल्फा 1 ज्यादा है, तो अल्फा 2 किसका था, कॉपर का, तो कॉपर की तरफ कॉन्वेक्स, तो कॉपर की तरफ कॉन्वेक्स कौन दिया भाई, नहीं दिया है, तो कॉनकेव की तरफ, कॉनकेव किधर होगा, आयरन। ठीक है, जिसका अल्फा ज्यादा उसकी तरफ बेंड करेगा, और जिसका अल्फा ज्यादा जिधर बेंड करेगा ऑब्वियस सी बात है कॉन्वेक्स फॉर्म करेगा, उसके अपोजिट क्या आपका फॉर्म कर लेगा, कॉनकेव फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अ होल ड्रिल इन डायमीटर इज, जितना डायमीटर होल करेंगे। देखिए आपको बहुत क्लियर कट बताए हैं, जब किसी चीज को हीट करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब किसी चीज को हीट करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम सब बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। ये डिस्कस हुआ ना, किसी चीज को हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट इज डेंसिटी आपकी घटेगी। तो डायमीटर किससे रिलेटेड हो गया, लेंथ से रिलेटेड हो गया, तो मोर देन इतना। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ 3-5 नहीं करना। अगर हीट कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेस कर रहे हैं, टेम्परेचर घटेगा, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम घटेगा। ठीक, ए यूनिफॉर्म सिलेंडर 3% दिया क्रॉस सेक्शन एरिया, तो डेल्टा एल बाई एल आपको समझाया, डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल आपका क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल निकालना हो, डेल्टा ए बाई ए निकालना हो, डेल्टा बी बाई बी निकालना हो। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पूछ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन, अगर डेल्टा ए निकालना है तो क्या होगा, 2 डेल्टा एल बाई एल, और वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, 3 डेल्टा एल बाई एल। अभी रेशियो बताए थे 1:2:3, तो 2%, 2 ऑलरेडी दिया, और ये कितना परसेंट दिया, 3%, तो कितना हो गया, 6%। बात समझ में आ रही है। एरिया निकालना होगा तो 2 डेल्टा एल, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 अल्फा, और गामा इज इक्वल टू व्हाट, 3 अल्फा। तो अगर आपको डेल्टा ए बाई ए निकालना है तो 2 डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा बी बाई बी निकालना है तो 3 डेल्टा एल बाई एल। आगे बढ़िए, क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है, स्मॉल सर्कुलर रॉड है, हीट करेंगे, फिर बता चुके, ये आपका स्मॉल आर है और ये आपका कैपिटल आर है। दिमाग में रखिए, हीट करेंगे बढ़ेगा, कुछ नहीं सोचना है, हीट करेंगे बढ़ेगा। देखो कुछ नहीं करना, इसको तुम ना एक्सपेंड कर लो, इसको एक्सपेंड करो, देखो यार, ओके, देखो इसको जैसे ही तुम एक्सपेंड करोगे ना, लोगों को लगता है नीचे ये बीच वाला जो छोटा वाला आ रहा है ये बढ़ रहा है। जब तुम एक्सपेंड करोगे तो देखो जितना ये एक्सपेंड करेगा साथ साथ ये भी तो एक्सपेंड करेगा। तो कुछ नहीं सोचना है यार इस क्वेश्चन में, देखो दिमाग मत लगाना। यहाँ पे सीधा बात है, स्मॉल आर हो कैपिटल आर हो दोनों बढ़ेगा। तो कौन सा हुआ, ये वाला थर्ड वाला। फिर क्या है, एक यूनिफॉर्म कॉपर रॉड है जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर, केप इन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। फिर यही क्वेश्चन खत्म है, केप्ट इन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब एक रॉड है जो भी है वो फ्री टू मूव है। जब कोई चीज फ्री टू मूव है इसका मतलब क्या होगा, उस पर कोई स्ट्रेस आएगा ही नहीं। स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए आप जो फॉर्मूला रटे हो, आप जो फॉर्मूला रखे हो, स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेन आपने अल्फा डेल्टा टी लिखा है, आपने स्ट्रेस पढ़ा है वाई अल्फा डेल्टा टी, और फोर्स पढ़ा है वाई अल्फा डेल्टा टी। फोर्स यही तो पढ़ा है, स्ट्रेन जैसे यंग मॉडुलस, सॉरी यहाँ यंग मॉडुलस होगा, यंग मॉडुलस, और यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा ए से। तो सिंपल बात है, स्ट्रेन क्या होता है अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेस क्या होता है वाई अल्फा डेल्टा टी, और फोर्स क्या होता है वाई ए अल्फा डेल्टा टी। ये सारे फॉर्मूले तभी वैलिड है जब रिजिड बॉडी, जब ये कोई भी बॉडी हो वो दोनों सरफेसेस कैसे हो, हिंज्ड हो या फिक्स्ड हो। अगर फिक्स होगा तभी तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स आएगी, अगर फिक्स होगा तभी इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स आएगी, और इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स आएगा तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन आएगा। जब कोई चीज फ्री टू मूव है तो उस पर कोई सी टेंशन डेवलप होगा नहीं, जीरो। बहुत लोग सॉल्व करने लगते हैं, ध्यान रखिएगा, समथिंग विच इज फ्री टू मूव कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक पेंडुलम क्लॉक है एज मेटल वायर, द क्लॉक शो करेक्ट टाइम इतना, हाउ मच डज द क्लॉक लूज और गेन इन 1 वीक। ध्यान रखिएगा 1 वीक व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज इतना टू अल्फा। बताइए तो डेल्टा टी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ अल्फा डेल्टा कैपिटल टी इंटू टी। ठीक, हाफ अल्फा की वैल्यू कितना दिया 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5, डेल्टा टी की वैल्यू है 10, और टाइम कितना होता है, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं 86400। कितने वीक में पूछ रहा है, 7, एक वीक में मतलब कितने दिन हो गए 7 दिन। सॉल्व करेंगे आप 36 वाला आंसर आ रहा है 36.28। ठीक है, करा चुके हैं, कॉपी में है। If the temperature of a wire of a length 2 meter and cross section area is this much, temperature not allowed to increase in length, then force required। देखिए if the temperature cross section increase from it's not allowed to increase its length, अगर लेंथ को इंक्रीज नहीं करना means what, लेंथ को अगर इंक्रीज नहीं करना मतलब वो फिक्स है, और जब फिक्स है तो आप आराम से फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओगे, वाई इज इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी, वाई ए अल्फा। अब कोई हमसे यहां ना पूछ ले कि कैसे ये आया, क्या है, ये थर्मल प्रॉपर्टीज को 1 महीना पढ़ा है भैया, आप क्या करना है इसमें, वाई की वैल्यू क्या है
10 टू दी पावर 10, ए की वैल्यू क्या है सेंटीमीटर में तो -4, अल्फा की वैल्यू कितनी है 10 टू दी पावर -6, डेल्टा टी कितना है 80, तो -6 -4 10 को काट दिया 80। आगे 200 ग्राम ऑफ आइस, 200 ग्राम आइस को मिक्स कर रहे हैं 500 ग्राम ऑफ वाटर 20 डिग्री से रिजल्टिंग वेसल पे, द मास ऑफ द वेसल इज। अब यार इस क्वेश्चन को कितनी बार डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, कितनी बार हो चुका है कि सबसे पहले क्या करो, आइस वाले का निकाल लो, वाटर वाले का निकाल लो, उनका डिफरेंस ले लो तो ml लगा दो। तो क्या करोगे mc डेल्टा टी, तो mc डेल्टा टी करोगे तो कितना होगा 200, c की वैल्यू कितनी है 0.5 और डेल्टा टी तुम्हारा यहां से कितना हो जाएगा 20 प्लस ml, m इंटू एल, एल है तुम्हारा, एल तुम्हारा 80 हो गया। फिर तुम्हारा क्या आएगा mc डेल्टा टी, वाटर वाला कितना मास दिया, वाटर वाला मास कितना दिया, फाइंड द मास ऑफ द वेसल 20 डिग्री, 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो 500 ग्राम ऑफ वाटर कितना 200, सी की वैल्यू 1 और डेल्टा टी तुम्हारा कितना आ गया 20, डेल्टा टी कितना आ गया 20, तो ये कितना आ गया 1 2 3 10,000 और ये m इंटू 80 और ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 100 और ये 2000, यहां से कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 से 100 कट गया, 100 मतलब कितना 2000, तो 10,000 में से 2000 गया तो कितना हो गया 8000, सॉरी यहाँ प्लस होगा, 10,000 में से 2000 गया तो 8000, तो m 8000 डिवाइड बाई 80 मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई 100 ग्राम, ऑलरेडी कितना था इसके पास 500 ग्राम, 100 और आ गया तो कितना हो गया 600 ग्राम। ये सब क्वेश्चन इतने आसान है कि अब क्या ही डिस्कस किया जाए, मन ही नहीं करता, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सुटेबल फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए सबसे सुटेबल क्या होता है, पढ़ा चुके हैं आपको, लो कंडक्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक ना। आगे बढ़िएगा, द थर्मल कैपेसिटी ऑफ 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इतना, थर्मल कैपेसिटी पूछ रहा है, थर्मल कैपेसिटी 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम की कितनी होगी, थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी क्या होता है m इंटू सी, m इंटू सी, मास कितना दिया 100 ग्राम और c की वैल्यू कितना दी है 0.2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, ग्राम से ग्राम कट गया तो 200, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 20 कैलोरी पर सेल्सियस, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम है, डेंसिटी मैक्सिमम किस पे होते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस बोलो 39.2 फ़ारेनहाइट बोलो या 277 केल्विन बोलो, तो कौन सा आ रहा है 39.2 फ़ारेनहाइट। देखो ये पहले जब जानते हो अच्छा क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये 4 को ना आगे रख दो, 4 को आगे रख दो, तो जैसे ही आदमी को याद है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस पे, यार फ़ारेनहाइट या केल्विन में मत मार देना, तो ये रिलेशन याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस 39.2 फ़ारेनहाइट और 277 केल्विन, तो ध्यान रखना ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, गलत नहीं होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ वॉल्यूम डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री पे, वॉल्यूम जो हो गया वो मिनिमम हो गया और गामा जो हो गया वो 0 हो गया, सब बहुत डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट, माइनस आइस को स्लो हीट करा रहे हैं, हीटिंग कर्व याद है, हीटिंग कर्व क्या है, आइस जो है मान लेते हैं 1 ग्राम ऑफ आइस है, 1 ग्राम ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस, तो किसने सबसे पहले बदलेगा 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर किसमें बदलेगा 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 1 ग्राम ऑफ स्टीम 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, यही तो कॉम्बिनेशन बनेगा, आइस से वाटर, वाटर से स्टीम, यही है ना। तो सबसे पहले -12 से 0 पर गया, तो ये तो कहीं से नहीं बनने हैं, ये तो ऊपर से आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक। -12 से 0 गया, ठीक, फिर तुम्हारा क्या कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, रटा रटाया ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है √2 gm/r, √2 gm/r या इसी को क्या बोल सकते हैं √2 gr, ठीक। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है √g m/r या यू कैन से gr, अब इन दोनों का रेशियो ले लो तो साफ साफ दिख रहा है, एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट इज 41.4%। नेक्स्ट, कौन सा एस्केप वेलोसिटी, चाहे एस्केप वेलोसिटी हो चाहे ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ द अर्थ या मास एट विच इट इज प्रोजेक्टेड उस पर डिपेंड करता है, लोकेशन कहां से प्रोजेक्ट कर रहा है इस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। एक क्वेश्चन और आता है कि इतने एंगल पे इसको प्रोजेक्ट कर दिए तो कितना होगा, जितना था उतना ही होगा, हाइट पर डिपेंड करता है तो सेकंड और फोर्थ होगा, सेकंड एंड फोर्थ, मास और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। आगे चला जाए, अच्छा
टू स्फीयर है जिनका मास सिचुएशन ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इसको ले जाके किसी स्पेसिफिक ग्रेविटी में रख दिया जाए तो क्या होगा? आया हुआ क्वेश्चन है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, उसको आप कहीं ले जाके रख दो, पहले अगर एफ है तो बाद में भी एफ ही रहेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर वन ऑफ द डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल किया जाए तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी सेंट्रल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, लेकिन वहां क्या है? वो मीडियम पे डिपेंड करता है, यहाँ मीडियम पे डिपेंडेंसी नहीं है। इफ अ सैटेलाइट ऑफ अ रिवोल्यूशन इज टी, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, ये ठीक क्वेश्चन, अभी तक जितने क्वेश्चन लगाए यही क्वेश्चन ठीक है। इफ सैटेलाइट रिवोल्यूशन इज टी काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और हमको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला पता है ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट gm बाई r, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई r, तो काइनेटिक एनर्जी यहां से क्या हो गया? 1 बाई r, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r एंड t? तुमको पता है t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो यहां से r क्या हो जाएगा? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 बाई 3, तो यहां से अगर मैं रखता हूं काइनेटिक एनर्जी 1 बाई टी टू द पावर 2 बाई 3, तो ऊपर जाके -2 बाई 3 होगा, या माइनस छूट रहा है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत आता है, mgh 1 प्लस h बाई r। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट रटाया कॉन्सेप्ट बताया कि लिखो n अपॉन n प्लस 1 mgr, n कितना दिया है? 3/4, कुछ करना ही नहीं है, n अपॉन n प्लस 1 रखो। अगर वहां दिया रहता 5 तो 5/6, क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं रहता, ठीक है। फिगर shows the arrangement of the particle of mass rank according to the magnitude and the net gravitational force on the particle। ग्रेटेस्ट कहां होगा? ग्रेटेस्ट कहां होगा? देखो क्वेश्चन तो ठीक ठाक है, लेकिन ऑप्शन इतना आसान कर दिया कि देखो यहां भी 90 है, यहां भी 90 है, यहां भी 90 है, यहां भी 90 है, तो ऑब्वियस सी बात हो गई सेकंड एंड फोर्थ तो बराबर है, तो सेकंड एंड फोर्थ इसी दिख रहा। आगे बढ़ो, ऐसे ही किया जाता है और क्या। केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर्स फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। वो क्या बोलता है? एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन द इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकस, तो केपलर्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है। केपलर सेकंड लॉ क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो केपलर सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। केपलर थर्ड लॉ टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, और ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। Which one of the following regarding to geostationary satellite? Geostationary satellite क्या होता है? Geostationary satellite is a satellite which revolve in the same sense as that of Earth। जिधर अर्थ रिवॉल्व करता है उधर ही जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी रिवॉल्व करता है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। 24 आवर में, क्योंकि अर्थ के जितने देर में अर्थ रिवॉल्व करेगा उतने में वही करेगा। उसकी हाइट कितनी होती है? 36,500। यही सब क्वेश्चन होते हैं ना। और कहां से कहां मूव करता है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, एक चीज और ऐड कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन अच्छा होगा। वेस्ट टू ईस्ट तो सब लोग पढ़े होते हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो वेस्ट टू ईस्ट लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। और सिचुएटेड होता है ये कहां पे? सिचुएटेड होता है इक्वेटर पे। पोलर वाला पोलर सैटेलाइट कहां पे? पोल पे। ठीक, खत्म हो गया। तो यही थे पेपर, बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस करते रहिए। अगले टेस्ट में मिलेंगे। थैंक यू।